प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एचआर सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से वेलकम, अभिनंदन और स्वागत है। निवेदन है कि आप लोग रेगुलर स्टडी करें, रेगुलर हमारे से जुड़े रहें और लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। देखो 200 शब्दों का प्रश्न आरएस में भी इसमें पूछा जाता है और जिसको कहेंगे आईएएस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं 200 शब्दों वाले, तो उनके लिए दी बेस्ट क्लास है। अब इन 200 शब्दों में लगभग 200 प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को भी आप ध्यान से रीड करें जो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम आएंगे। तो 5 मिनट फिर से मैं वापस रिवाइज वाली लूँगा कि आप लोगों को पहले की क्लास का थोड़ा सा बताऊँगा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगे, पूरी क्लास देखना है। और अगर जो चैनल जो है पसंद आ रहा है, आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है तो लाइक करें और वरना नहीं करें, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की अपन बात कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ एक नाम और आता है कौटिल्य का और चाणक्य का। कौटिल्य या चाणक्य का नाम इनको साथ साथ आता है और इसको कहते हैं विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और आप लोगों को एक एक्स्ट्रा प्रश्न और दे रहे हैं कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौन? कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, जो मौर्य वंश से संबंधित राजनीतिक शास्त्र की एक महत्वपूर्ण बुक है और इसके सेनापति भी है। चंद्रगुप्त मौर्य की सामान्य जानकारी बता रहा हूं मैं पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहते हैं। अपन सेंड्रोकोटस एक नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या नाम आता है? सेंड्रोकोटस और दूसरा एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस दो नाम किसके लिए हैं? सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और एंड्रोकोटस भी किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सर्वप्रथम अपने को क्या मालूम पड़ा कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है या एंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सबसे पहले विलियम जोन्स नामक जो इतिहासकार हैं, विलियम जोन्स, ये ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। विलियम जोन्स ने, ध्यान में रखेंगे कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इसका सेंड्रोकोटस का तादात्म्य किसके साथ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यानी कि सीधी भाषा में ये कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था, यह सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने इस बात को प्रतिपादित किया या सिद्ध किया? तो दैट इज विलियम जोन्स ने। किसने किया? विलियम जोन्स ने। इसका मतलब क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस भी कहलाता था और एंड्रोकोटस भी कहलाता था। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से सामान्य बात 5 मिनट की पिछली क्लासेज में मैं बता चुका हूँ, फिर भी गति प्रदान करने के लिए फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है। तो सेंड्रोकोटस तो कहा ग्रीस लेखकों ने, ग्रीस यानी कि यूनानी जो लेखक हैं, ग्रीक के दार्शनिकों ने, ग्रीक यूनानी लेखक जो हैं उनको सेंड्रोकोटस कहा। और मैं इसलिए ग्रीस इसलिए लिख रहा हूं कि ग्रीक के जो वैज्ञानिक है उसने सेंड्रोकोटस कहा, ग्रीस से आप लोग याद कर सकते हैं। और लेटिन जो लेखक हैं, लेटिन लेखक जो हैं उन्होंने क्या कहा? एंड्रोकोटस कहा। ये आप वो ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात अपन इसकी 2-3 बात और देखेंगे। 3 प्रश्न पूछ बढ़ते हैं यहाँ से। कौन कौन से? वह इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, और इसने शासक कब बनाया, राज्याभिषेक इसका कब हुआ। तो ये 3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल सी बातें हैं। तो जन्म 345 345 3 4 5 लगातार ही आ रहे हैं, 3 4 5। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ ईसा पूर्व 3 4 5 यानी कि 345 ईसा पूर्व में। मृत्यु 300 में से 3 कम या 2 कम, 297 298, ठीक है। शासक कब बना? 322 ईसा पूर्व। ये 3 प्रश्न और आप लोग ध्यान में रखेंगे। जन्म 345 ईसा पूर्व और मृत्यु 297 300 में 3 कम, ठीक है। और शासक 322 ईसा पूर्व में ये शासक बने, ठीक है। फिर एक और इसके जीवन की घटना है कि 305 ईसा पूर्व, ये आप ध्यान रखेंगे, 305 ईसा पूर्व में इसने सेलूकस को हराया था। किसको हराया था? सेलूकस को हराया था। तो ये भी कुछ डाटा वाले पर्सन है। 305 ईसा पूर्व में सेलूकस को हराया। सेलूकस कौन था? चर्चा करेंगे आगे अपन इनकी विजयों के बारे में। ये तो सामान्य बात, ठीक है। फिर एक और मैं सामान्य बात चर्चा करूंगा यहाँ पर कि यह किस जाति से संबंधित है। तो एक शूद्र शासक थे। देखिए कुछ बताते हैं इनको। ब्राह्मण ग्रंथ, ये कुछ प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों में इनको शूद्र कहा गया है।
ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है। जैन ग्रंथ जो हैं, जैन एंड बौद्ध यानी कि बौद्ध व जैन ग्रंथ जो हैं इनको इसको क्या बताते हैं, जैन व बौद्ध ग्रंथ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में इनको क्षत्रिय कहा गया है क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म क्षत्रिय। फिर एक मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मुद्रा राक्षस में इनके लिए एक शब्द काम में लिया गया है, वह कौन सा, वर्षल शब्द। वर्षल यानी कि निम्न कुल, निम्न वंश का इसको बताया गया है। यानी कि सारांश ये निकल रहा है इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र वंश से संबंधित शासक थे, शूद्र वंश के थे। और इनके माता पिता जो थे, माता पिता का बारे में भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनके माता पिता कोई सूर्य सिंह बताता है, सूर्यगुप्त मौर्य। और लेकिन जो मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण जो है, मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण में इनके पिताजी का नाम महापद्मनंद, महापद्मनंद है और इनकी माताजी का नाम है मुर्रा। क्या नाम है, मुर्रा। इसके अनुसार मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण के अनुसार इनके महापद्मनंद भी शूद्र शासक था। इसका मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य भी एक शूद्र शासक था। ठीक है, मुद्रा राक्षस में महापद्मनंद और उसके माता का नाम मुर्रा बताया गया है। कहानी क्या है कि महापद्मनंद की दो रानियां थी। एक तो यदुवंशी रानी, यदुवंशी रानी थी। महापद्मनंद की दो रानियां, एक तो यदुवंश की रानी थी और एक मुर्रा ये रानी थी। तो यदुवंशी जो रानी थी उसके 9 पुत्र थे और 9 पुत्रों का नाम उसको नव नंद कहा जाता था, नवनंद। और उनमें घनानंद भी एक प्रमुख थे। कौन से, घनानंद। भाई महापद्मनंद किसका संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक था और घनानंद इसका अंतिम शासक था। ठीक है, तो यदुवंशी रानी के जो 9 पुत्र थे उनको नवनंद कहते थे और घनानंद जो मौर्य नंद वंश का अंतिम शासक था वह घनानंद था, वो इन्हीं में शामिल है। और मुर्रा इसकी दूसरी पत्नी थी और मुर्रा पत्नी के उसका जो पुत्र था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी दूसरी रानी का था। अब इन दोनों के बीच में, इन नवनंदों के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, नवनंदों के बीच में 9 जो यदुवंशी रानी के 9 पुत्रों के बीच में और मुर्रा रानी के चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में उत्तराधिकार के लिए वो लड़ाई चलती होती रही है। तो हो रही थी उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जो बचपन में ही क्या था कि, और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि घनानंद जो था उसने कौटिल्य या चाणक्य को जो ब्राह्मण विद्वान था उसको अपने दरबार में अपमानित किया था, तो उस अपमान का वह बदला लेना चाहता था। कौटिल्य, ये दोनों है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या, चंद्रगुप्त मौर्य व घनानंद के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है। अब वो भी बदला लेना चाहते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का और चाणक्य का दुश्मन एक ही हो गया, कौन, घनानंद। इसलिए इन्होंने घनानंद को हराने की या नंद साम्राज्य को नष्ट करने के बारे में प्लान बनाया, योजना बनाई। तो चाणक्य नीति के अनुसार उसने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की और अपना साम्राज्य विस्तार किया। कैसे किया, अब हम चर्चा करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं, आप लोग ध्यान में रखें। आप ध्यान में रखें सेंड्रोकोटस को, आप में ध्यान में रखें एंड्रोकोटस को, आप ध्यान में रखें महापद्मनंद मुर्रा को, आप ध्यान में रखें चंद्रगुप्त मौर्य को एक शूद्र शासक के रूप में ध्यान में रखें, और आप ध्यान में रखें कि ब्राह्मण को के कौटिल्य या चाणक्य के रूप में। बात यहाँ होती है कि जब एक ब्राह्मण व एक शूद्र आपस में युद्ध मिलते हैं तो नया इतिहास लिखते हैं। ये भी एक इस बात को ये स्पष्ट कर रहा है यहाँ पर कि जब एक ब्राह्मण व शूद्र आपस में मिलते हैं तो कुछ नया इतिहास लिखते हैं। इसने इतनी साम्राज्य विस्तार किया कि अंग्रेज भी उस सीमाओं तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों के बारे में। देखिए हम कुछ नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा कि कुछ नाम मैं समझाने की कोशिश करूंगा पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां कहां अपना पंजाब, मगध, पंजाब, ये सॉरी इसको इस प्रकार से लिखेंगे अपन। पहले लिखेंगे मगध, पंजाब और मगध।
इस लाइन से मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। फिर मैं लिखूंगा पंजाब, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं मगध, और फिर मैं लिखूंगा सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के बाद हम रीड करेंगे सौराष्ट्र के बारे में। सौराष्ट्र यहाँ इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। अपने को रिटर्न वर्क के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से मैं आप लोगों को इससे अगली क्लास में बताऊंगा। बोर्ड थोड़ा शॉर्ट है। सौराष्ट्र के बाद में अवंती, सौराष्ट्र के बाद में अवंती, अवंती के बाद में बंगाल, अवंती के बाद में बंगाल, और बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर एंड नेपाल, विस्तृत साम्राज्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है साम्राज्य विस्तार से संबंधित, कि एक ऐसा शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार किया और अपना विजय अभियान चलाया। नर्मदा नदी के दक्षिण तक अपना विजय अभियान चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण तक अपना विजय अभियान चलाया, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो कई इतिहासकारों के बारे में यह मतभेद है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर अधिकार किया या पंजाब पर। ये बातें आती हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से कुछ बात अगर इस आप में लिखेंगे इसे एग्जाम में, जो 200 शब्दों का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है उसमें, तो बड़ा ही आकर्षक आंसर आप लोगों का होगा, और वह आपके जिसको मार्क प्रोवाइड करेगा अपने को। ये बात लिखेंगे तो पहले मगध पर शासन किया या पंजाब पर, तो इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। तो चर्चा करते हैं। देखिए, पहले अपन बात करेंगे डॉक्टर ए.वी. स्मिथ व डॉक्टर राय चौधरी। डॉक्टर ए.वी. स्मिथ व डॉक्टर राय चौधरी क्या कहते हैं इसके बारे में? पहला पॉइंट अपन चर्चा कर रहे हैं कि मगध, पंजाब या मगध किस प्रकार से है। डॉक्टर ए.वी. स्मिथ व डॉक्टर राय चौधरी क्या कह रहे हैं? इतिहासकार जो हैं ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर शासन किया। इसलिए मैंने पहले मगध लिख दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले किसके ऊपर अधिकार किया, पहले किसके ऊपर आक्रमण किया या किसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। तो पहले आक्रमण किया मगध पर। किसके ऊपर आक्रमण किया? मगध पर आक्रमण किया। यह बात। दूसरी बात आप देखिए किसके बारे में, एक महावंश टीका के अनुसार ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार, महावंश टीका क्या कह रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर शासन किया। यह महावंश टीका का क्रम है। ये पहले मगध पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मगध पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। फिर इसने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब को विजित किया, पंजाब को इसने जीता। सर्वप्रथम पंजाब विजय हो गई, कहने का मतलब ये हुआ पंजाब को पर सफल आक्रमण के बाद फिर इसने मगध पर आक्रमण किया। फिर इसने किसके ऊपर आक्रमण किया? मगध पर आक्रमण किया। तो इसलिए मैंने लिखा है मगध, पंजाब, मगध। ये किसके अनुसार है? महावंश टीका के अनुसार। और डॉक्टर ए.वी. स्मिथ व डॉक्टर राय चौधरी ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर विजय की, मगध पर आक्रमण किया। ये कह रहे हैं डॉक्टर ए.वी. स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले किसके ऊपर आक्रमण किया? भाई मगध आक्रमण किया। महावंश टीका एकदम इसको क्लियर करती है क्या, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। फिर पंजाब पर आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। शुरुआती विजय पंजाब से मिलती है। और तीसरी बात क्या है? फिर उसने मगध पर आक्रमण किया। अब इसको भी, जब इस बात को, इस महावंश टीका की बात को दम या मजबूती कब मिलती है? जब जैन साहित्य व यूनानी विद्वान भी इससे सहमत हो जाते हैं।
जैन साहित्य व यूनानी विद्वान इससे सहमत हो जाते हैं, इससे सहमति प्रकट करते हैं, इसी बात को थोड़ा सा मजबूती प्रदान करते हैं कि हाँ बात कुछ ऐसी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले मगध पर आक्रमण किया, फिर पंजाब, लेकिन असफल रहा, फिर पंजाब पर आक्रमण किया, उसको जीत गया, फिर वापस मगध पर सफल आक्रमण किया और 322 ईस्वी में मगध का शासक बना। अब एक और जो यूनानी लेखकार है जस्टिन क्या कहता है, इसको भी सुनो आप, जस्टिन को भी सुनो। जस्टिन क्या कह रहा है? जस्टिन ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य व कौटिल्य ने अपने जिसको कि लड़ाकू जातियों की एक सेना बनाई थी, लड़ाकू जातियों की एक सेना बनाई थी और लड़ाकू जातियों की सेना बनाकर उसने पंजाब पर आक्रमण किया, उसने पंजाब पर आक्रमण किया, आगे बात समझ में, और उसको अपने अधीन किया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को पहले ही जीत लिया तो उसको सेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि लड़ाकू जातियों की सेना कहाँ बनाने की जरूरत थी उनको, उसने मगध को विजित कर लेता तो उसमें फिर लड़ाकू जातियों की सेना बना करके पंजाब पर आक्रमण करने के लिए लड़ाकू जातियों की सेना बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जस्टिन ये कह रहे हैं कि उसने सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण किया। क्या कह रहे हैं कि अगर मगध को पहले जीत लेते ना, मगध पर आक्रमण करके उसको जीत लेते तो फिर उसको लड़ाकू जातियों की सेना बनाने की कहाँ आवश्यकता थी। तो पहली बात क्या है कि जस्टिन ये कह रहे हैं कि जस्टिन के अनुसार, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके ऊपर आक्रमण किया? पहले पंजाब पर आक्रमण किया। आप ध्यान में रखेंगे इसकी बात की जस्टिन, प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि यूनानी लेखक जस्टिन, यूनानी इतिहासकार जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम किसके ऊपर आक्रमण किया? तो पंजाब पर आक्रमण किया। किसके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट बात अपन चर्चा करेंगे कि पंजाब पर इन्होंने सर्वप्रथम 322 ईस्वी में आक्रमण करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब देखिए मगध पर आक्रमण, पंजाब पर किसके अनुसार आक्रमण हुआ भाई? जस्टिन के अनुसार सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण हुआ। अब जो ये बातें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पंजाब पर आक्रमण किया या फिर मगध पर। तो इन बातों को पूछने के लिए आपके सामने वह है कुछ इतिहासकारों के नाम बताएगा पहले या फिर कुछ ग्रंथों के नाम बताएगा। मतलब आप लोगों से पूछेगा कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले किस प्रांत पर आक्रमण किया? तो जस्टिन के अनुसार तो वह है पंजाब पर। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पंजाब पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने लड़ाकू जातियों की, मछुआरे हैं, कुछ मयूर पोषक हैं, चरावाहों हैं, ठीक है, इन लड़ाकू जातियों की सेना एकत्र की थी, मल्लेच्छों की सेना एकत्र की थी। तो पंजाब पर अगर ये कह रहे हैं कि मगध पर अगर वो विजय पहले ही हासिल कर लेते तो पंजाब पर विजय करने के लिए लड़ाकू जातियों को सेना में भर्ती करने की कहाँ आवश्यकता थी? वही विशाल साम्राज्य था मगध। तो जस्टिन ये कहते हैं कि पंजाब पर सर्वप्रथम आक्रमण किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद मगध पर आक्रमण किया। मगध की बात हम करेंगे इसमें नेक्स्ट। पंजाब पर आक्रमण कर लिया 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। पहले पंजाब पर आक्रमण किया, अब अपने भाइयों से लड़ाई करता है। आप लोगों को पता है मगध में उस समय कौन से वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था। कौन से वंश का? नंद वंश का शासक था। और नंद वंश का शासक उस समय था घनानंद। कौन सा था? घनानंद। और घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद के समय किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर ने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से इस घनानंद को पराजित करने का प्लान बनाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो पाटलिपुत्र, उस समय नंदवंश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र पर घेरा डाल लेते हैं।
पाटलिपुत्र पर घेरा डाल लेते हैं और एक घमासान युद्ध लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में घनानंद अपने पुत्रों सहित मारा जाता है, पुत्रों सहित मारा जाता है। और घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। यानी कि 322 ईसा पूर्व में वह पंजाब पर भी आक्रमण कर लेते हैं और मगध पर भी आक्रमण करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर या अलेक्जेंडर। देखिए, घनानंद के समय यूनानी शासक है, जो पहली क्लास है आप लोग अगर आपने पिछली क्लास अब हमारी स्टडी की है, देखी है, तो उनमें आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती जाएगी, दिमाग में फीड होती जाएंगी क्या कि जो सेल्यूकस निकेटर था भाई, घनानंद के समय मगध पर किसने आक्रमण किया? घनानंद के समय नंदवंश के अंतिम शासक के समय सिकंदर ने आक्रमण किया नंदवंश पर। और वहां पर इनका जो सिकंदर का साम्राज्य जो था बड़ा विस्तारित था, बहुत विस्तारित साम्राज्य था और कई प्रांतों में ये डिवाइडेड थे। और कई प्रांतों के जो शासक थे ईरानियों के, इनके यूनानियों के, उन शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। तो सिकंदर ने यहाँ पर विजय करके अफगानिस्तान व सिंध प्रांत का जो गवर्नर किसको नियुक्त कर गया, यह है सिकंदर किसको नियुक्त कर गया? सेल्यूकस निकेटर को। यानी कि सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपको मैं प्रारंभिक जानकारी दे देता हूं कि सिकंदर या अलेक्जेंडर ने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया भाई, सिंध प्रांत व अफगानिस्तान का, सिंध प्रांत व अफगानिस्तान का शासक या प्रशासक नियुक्त किया था। समझ गए बात को? सिंध प्रांत का प्रशासक नियुक्त किया था किसने? सिकंदर ने या फिर अलेक्जेंडर ने। किसको? कहाँ का? सिंध प्रांत व अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। किसको नियुक्त किया? सेल्यूकस निकेटर को। आगे बात समझ में। लगभग 326 के आसपास सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और विजित करके सेल्यूकस निकेटर को सिंध प्रांत व अफगानिस्तान का शासक या इसको प्रशासक या राज्यपाल या नियुक्त कर दिया था। किसने? सिकंदर ने। अब सिकंदर, सेल्यूकस जो निकेटर है वह आक्रमण करता है। सेल्यूकस निकेटर जो है वह आक्रमण करता है कहाँ पर? सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस प्रथम किसके ऊपर? मगध पर आक्रमण करता है। किसके समय भाई? अब मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है, मगध पर आक्रमण करता है। ये अफगानिस्तान का तो था ही, तो काबुल मार्ग से आता है। काबुल मार्ग, कौन से मार्ग से? काबुल मार्ग से आता हुआ सिंधु नदी को पार करके यह मगध साम्राज्य पाटलिपुत्र के आसपास इनके बीच में लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है, ठीक है। सेल्यूकस जो है सिकंदर का शासक था ही, आप लोगों को पता है ही। अब चंद्रगुप्त मौर्य व इनके बीच में भयंकर लड़ाई होती है और इसका अंत क्या होता है कि दोनों के बीच में संधि हो जाती है। 305 के आसपास ये लड़ाई होती है। 305 में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस प्रथम के बीच में युद्ध होता है और ये इतना भयंकर युद्ध होता है कि दोनों सेल्यूकस को इसके लिए संधि करनी पड़ती है। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। एक शूद्र शासक के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वह संधि करता है और संधि की शर्तों के अनुसार देखिए सिंधु के 305-4 में वह पहुंच जाता है। 303 के आसपास इनमें संधि होती है लड़ाई होने के बाद। और संधि की क्या शर्तें हैं देखिए। इस संधि से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बड़ा विशाल हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए संधि की बातें हम यहीं चर्चा करेंगे। जब ये सिकंदर कहाँ का, ये सेल्यूकस निकेटर कहाँ का प्रशासक है भाई? सिंध प्रांत का, अफगानिस्तान का।
तो ये सिंध प्रांत अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वह किसको दे देता है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के देता था। भाई मेरा तो पीछा छोड़, तू ये चीज है ले ले। कौन कौन सी चीज देता है इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कंधार है, कंधार है, हेरात है, कंधार दे देता है। कंधार ले जा, कंधार ले जा, हेरात ले जा, हेरात, ठीक है, हेरात ले जा, एरियान ले जा। हेरात या एरियान भी कहते हैं इसको, या एरिया का भी दे रखा है, ठीक है। एरिया ले जा, कंधार ले जा, बलूचिस्तान ले जा, पर मेरे प्राण दे जा, बलूचिस्तान ले जा, बलूचिस्तान भी इसको दे देता है। कंधार ले जा, हेरात ले जा, एरियन ले जा, बलूचिस्तान ले जा, और इसके अलावा जेड्रोसिया ले जा। जेड्रोसिया भी है बलूचिस्तान, जेड्रोसिया, जेड्रोसिया भी ले जा, जेड्रोसिया भी ले जा। और क्या कर रहा? मेरे तो जान बख्श दे। किसने कहा? किसने कहा? सेल्यूकस निकेटर ने कहा, सेल्यूकस प्रथम ने कहा। तो क्या क्या भाई, अफगानिस्तान का शासक था ही, इसने क्या कर दिया? सारी चीजें लौटा दी। किसकी? अफगानिस्तान की सारी चीजें दे देता भाई, ले जा भाई, मेरे को तो माफ करो, ठीक है। और क्या करता आगे? अपनी जो पुत्री है, मैंने पहले भी चर्चा की थी पिछली क्लास में, अपनी पुत्री का विवाह है। पुत्री का नाम था हेलेना। हेलेना का विवाह है, हेलेना क्या थी भाई? इसकी पुत्री थी। हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया जाता है। हेलेना, हेलेना है ना। और हेलेना, हेलन शब्द जो है अपने यूनानियों के लिए काम में लेते हैं जनरली। तो हेलेना इस यूनानी शासक सिकंदर निकेटर की पुत्री थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी शादी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी हो गई। और ये एक इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है बना, एक तरह से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। इंटरनेशनल मैरिज, इंटरनेशनल मैरिज किन किन के बीच हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के और हेलेना के बीच में यह शादी हुई। और इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया। इनके अलावा और देखिए, सौराष्ट्र कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया, अवंती पर भी अधिकार किया, बंगाल पर भी अधिकार किया, जम्मू कश्मीर पर भी अधिकार किया, और नेपाल पर भी अधिकार किया। ये ध्यान में रखेंगे। इतना चंद्रगुप्त मौर्य का ये शासन इतना लंबा कि सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया। तो अपने को इसमें से काम की बात ये लिखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया। इसके बारे में अपने को जानकारी किससे प्राप्त होती है? इसके बारे में अपने को जूनागढ़ अभिलेख से अपने को रुद्रदामन, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन कौन था? शक राजा था एक, है ना। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से अपने को मालूम पड़ता है क्या मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात पर, इसमें सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया था, फिर अवंती पर भी अधिकार किया। ये इससे अपने को किससे मालूम पड़ता है? तो आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम की बात है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र से हमें मालूम पड़ता है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके ऊपर अधिकार किया था, किसको अपने साम्राज्य में मिलाया था? अवंती को अपने साम्राज्य में मिलाया था। और एक और जो महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख बंगाल में, महास्थान अभिलेख से भी अपने को मालूम पड़ता है कि महास्थान अभिलेख, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से निकल कर इनको ध्यान में रखेंगे। महास्थान अभिलेख है बंगाल में, महास्थान अभिलेख से अपने को मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया और उनको अपने शासन में मिलाया। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक आ गए हैं। फिर इधर जम्मू कश्मीर व नेपाल में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखें कि बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य किसका हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य हो गया था। तो इसके साम्राज्य के बारे में एंशिएंट इंडिया, आरसी मजूमदार की एक बुक ये कहती है कि जब सिकंदर व इसका सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई हुई तो उसमें यूनानियों की जो आंतरिक दुर्बलता और भारतीयों की जो सेना की एक शक्ति जो है वो लोगों के सामने आई।
और मुख्य बात है यूनानी सेना की आंतरिक दुर्बलता की जो शक्ति है, आंतरिक दुर्बलता लोगों के सामने आई। ये कौन कह रहा है? एंशिएंट इंडिया पुस्तक है आर.सी. मजूमदार की। और इनके साम्राज्य के बारे में डॉक्टर ए.वी. स्मिथ, साम्राज्य के बारे में लास्ट पॉइंट है। डॉक्टर ए.वी. स्मिथ क्या कहते हैं? डॉक्टर ए.वी. स्मिथ कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतना विशाल साम्राज्य था कि जिसको अंग्रेज भी इन नियमानुकूल सीमाओं को प्राप्त नहीं कर सके। अंग्रेजों ने भी इस सीमाओं को प्राप्त नहीं किया था, इतना विशाल साम्राज्य था। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट थे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।